नमस्कार साथियों, WRPC के इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मैसेज पहले ही बता दिया है, आज जिस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे या फिर हमारा वेबिनार जिस पॉइंट पर किया जा रहा है उसमें है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो हम इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, पार्लियामेंट ने इसे क्यों पास किया, इसे पास करने की वजह क्या थी, क्या जरूरत थी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस एक्ट को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। और अगस्त 2009 को ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसको गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज हमारा है HRPC WRPC, ठीक है। तो देखिए, ये एक्ट बहुत छोटा है और इसके पीछे जो लॉजिक था पार्लियामेंट का या फिर हमारे देश का, तो वो जो लॉजिक क्या कहता है, आज हम उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। फर्स्ट तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे पहला जो हम इसको टॉपिक द्वारा अगर हम इसे देखें कि हम इसको कितने टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, तो इसका पहला टॉपिक होगा राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ RTE एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट। सेकंड होगा सॉलिएंट फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर इसका जो थर्ड टॉपिक होगा राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोहाइबिटेड, मतलब उसके द्वारा किस चीज को रोका गया, सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए, फर्स्ट आज हम इंट्रोडक्शन के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन, जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं, राइट टू एजुकेशन अर्थात राइट, अधिकार, मतलब अगर हम ये कहें तो ये प्रत्येक बच्चे का ये अधिकार होगा कि उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये उसका अधिकार हो गया। राइट मतलब अधिकार के रूप में इसको, जो कि फोकस करता है, फोर्स करता है प्रत्येक बच्चे को कि उसे अधिकार मिला है इस एक्ट के तहत कि उसको एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए और वह कर सकता है। अब देखिए, ये एक्ट हमारा ये बताता है कि कौन से बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम बच्चे की बात करें तो 18 साल से नीचे को बच्चा ही काउंट किया जाता है एज पर हमारा जो इंडियन लॉ है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो 6 साल से और 14 साल तक के बच्चे, मतलब वह बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से और 14 साल के बीच में है, उन बच्चों को ये एक्ट फोर्स करता है, लागू करता है। और इस एक्ट के द्वारा उनको ये अधिकार मिलता है कि उन्हें एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए या उन्हें एजुकेशन दी जानी चाहिए, या फिर वो एजुकेशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह एक्ट उनको राइट प्रोवाइड करता है। यदि कोई बच्चा डिसेबल्ड है, जिसे हम हैंडीकैप के नाम से जानते हैं अपनी भाषा में अगर कहें, तो ऐसे बच्चे को 18 साल तक की उम्र तक एजुकेशन देने के, उनके अधिकार के बारे में यह एक्ट बात करता है। अर्थात यदि कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए एक्ट 18 साल तक लागू होगा। देखिए, ये विश्व का फर्स्ट लेजिस्लेचर है जिसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की है। इससे पहले किसी भी लेजिस्लेचर ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐड नहीं की थी। और 135 देशों में से पहली, मतलब एक हमारी ऐसी कंट्री है जहां पर एजुकेशन के राइट को फंडामेंटल राइट बनाया गया। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन
एक्ट फंडामेंटल राइट है। तो देश की 135 कंट्रियां, मतलब 135 देशों में से अब हमारा देश भी ऐसा देश है जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से लागू होता है। अब इसके सॉलिएंट फीचर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सॉलिएंट फीचर इसका ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। यदि किसी व्यक्ति, सॉरी व्यक्ति के लिए नहीं कहेंगे, यहाँ पर किसी बच्चे को, जैसा कि मैंने अभी ऊपर चर्चा की, 14 साल से 18 साल तक का स्पेशल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, सॉरी 6 साल से 18 साल तक का है स्पेशल कंडीशन में, और अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो 6 साल से 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो उसको मिलना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है SC ST और जो अपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के, जो EWS जिसके नाम से जाना जाता है, उनके लिए 25% का रिजर्वेशन है। अर्थात जैसे स्कूल के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिन बच्चों का एडमिशन किया, जैसे सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं कहूंगा, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से लागू हुआ उसके बाद से स्कूलों में सीटें रिजर्व, मतलब ये हुआ कि हाँ भाई स्कूल में मिलेगी। अब जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जैसा आप जानते हैं कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर अब पब्लिक स्कूल वाले तो नहीं देंगे, वो तो कहेंगे भाई हमें तो पैसा चाहिए, बिना उसको तो एडमिशन देंगे नहीं। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पैसे की और फ्री की क्या बातें करता है। तो उस के तहत 25% का रिजर्वेशन दिया गया है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, कि उनको कंपलसरी है कि उनकी अपनी जितनी सीटें हैं, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पास करता है, उसके अकॉर्डिंग वो 25% SC ST और डिफिकल्ट, सॉरी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के हैं या फिर और रिजर्वेशन है, उसको 25% का रिजर्वेशन दिया गया है। अच्छा, इन दोनों के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए जो लॉ बनाने की, जो कानून बनाने की जो पावर दी गई है, या रूल्स बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, कि वो दोनों के दोनों जो गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो इसको लागू करेंगी। कैसे लागू करेंगी, अगर किसी को कोई नियम बनाना है तो वो भी इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो परसेंटेज ऑफ टीचर्स, देखिए ऐसा तो है नहीं कि किसी स्कूल में मतलब 1000 बच्चे हैं, 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे, और किसी स्कूल में 10 ही बच्चे हैं और वहां पे 15 टीचर होंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो एक रेशियो रखा गया कि कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स होने चाहिए। तो उस रेशियो के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला तो टीचर्स का रेशियो आएगा, दूसरा स्टूडेंट्स का रेशियो, कि कितने स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, मिड डे मील हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो कि मैंडेटरी फीचर्स हैं स्कूल के, जो बच्चों को मिलने ही चाहिए, वो उनका अधिकार है, जिसके बिना बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ टीचर्स, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब टीचर्स की देखो यहाँ पर आती जो रेशियो है, अगर किसी स्कूल में 60 तक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर जो टीचर की संख्या है वो 2 होगी। ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहता है। यदि किसी स्कूल में 61 से 90 टीचर्स की संख्या है, सॉरी स्टूडेंट्स की संख्या है, तो वहां पर 3 हमारे टीचर्स होंगे। और यदि 91 टू 120, मतलब 91 से 120 अगर विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में, तो वहां पर जो हमारे टीचर्स की संख्या होगी वो 4 होगी। और यदि टीचर्स की, यदि स्टूडेंट्स की संख्या 120 से ऊपर हो जाती है, तो वहां पर मैंडेटरी है कि 5 टीचर होंगे और एक हेड टीचर के नाम से पोस्ट होगी, मतलब एक हेड टीचर भी वहां पर बनाया जाएगा। अब इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं वो ये है कि एक कक्षा 1 से लेके 5वीं तक, मतलब 1 to 5th क्लास तक के जो स्टडी आवर्स होंगे, मतलब उनको 800 घंटे साल में पढ़ाया जाना मैंडेटरी है। तो उनका स्कूल लगना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप 700 घंटे पढ़ा देंगे या फिर 1000 घंटे पढ़ा देंगे, नहीं। मतलब तो जो कैटेगरी रखी गई है, जो टाइम लिमिट रखी गई है स्टूडेंट्स के स्कूल में स्टडी आवर्स की, वो 800 आवर्स रखी गई। यदि क्लास 6ठी से 8वीं तक है तो वहां पर 1000 घंटे मैंडेटरी है साल के अंदर।
अब ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को आपने सुबह से पढ़ा दिया, 6 महीने तक लगातार पढ़ते रहे, फिर का बेटा 6 महीने छुट्टी है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जो कानून बनाया गया, ये एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर पहली से 5वीं तक कक्षा है तो उसके अंदर 200 दिन साल में पढ़ाया जाएगा, और अगर 6ठी से 8वीं तक है तो 220 दिन कम से कम पढ़ाया जाना मैंडेटरी है। ये स्कूल की मतलब पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। फिर देखो, अब हम डिस्कस करते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं है किसी भी स्कूल में एक स्कूल बना दिया, वहां पर एक खाली कमरा था, वहां पर लाइब्रेरी लिख दिया जी, हाँ जी हमारे स्कूल की लाइब्रेरी। नो, लाइब्रेरी के बारे में भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, क्लैरिफाई किया गया है इस एक्ट में कि लाइब्रेरी कैसी होगी। देखिए, क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बच्चों की कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुक्स होनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स होनी चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए, स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, अगर स्टोरी बुक नहीं होगी वहां पर तो उसके बिना कोई फायदा नहीं है। फिर आता है हमारा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के अंदर देखिए, प्लेग्राउंड में आप जैसा सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि प्लेग्राउंड का जो मतलब है वो ये है, एक खाली प्लेस से है। हाँ, प्लेग्राउंड का जो मतलब है वो खाली प्लेस से है, जो कि ये कहता है कि जहां पर बच्चे खेल सकें, तो उसके बारे में इसका कहना है। और प्लेग्राउंड के अंदर हमारे जो एक्टिविटी करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए भी उनके जो साधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने प्लेग्राउंड बना दिया, वहां गड्ढे खुदे पड़े, कोई फायदा नहीं। तो ग्राउंड होना चाहिए बेसिकली बच्चों के खेलने के लिए। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कैरम है, इन सब चीजों का भी जो स्कूल है वो इंतजाम करेगा। उसके बाद आता है हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर। ये मैंडेटरी फीचर है स्कूल का कि यदि कोई स्कूल है तो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर, तो साफ पीने के पानी की फैसिलिटी भी उनको देनी होगी। इसके साथ ही मिड डे मील, ये भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील देना कंपलसरी है। जैसा कि कई हमने इसके पीछे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है और थोड़ा सा स्ट्रेटजी ये रही कि कई पेरेंट जो हैं वो इसलिए बच्चों को भेज देते हैं, नहीं भेजते स्कूल के, भाई उनके पास 2 वक्त का खाने का मतलब साधन नहीं है, तो वो सोचते हैं बच्चा काम करेगा तो खा लेगा, या फिर हम उसे खिला नहीं सकते। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया इस एक्ट के अंतर्गत के हम बच्चों को मिड डे मील दिया करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा इसके बाद में जो स्कूल जो पॉलिसी है वो ये, हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है, जो टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाएगी। ये हमारा एक्ट फिर ये कहता है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, टीचर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनकी क्या पॉलिसी होंगी, सिग्निफिकेंट्स क्या होंगे। तो इसके बारे में, क्योंकि देखो आज हमारा वेबिनार जो है सिर्फ आधा घंटे का होता है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट और आखिरी सेशन में। इस एक्ट को खत्म कर देंगे। आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट को। और अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा वो पार्ट आज के लिए अधूरा रह जाएगा। जी प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं आज मुझे। जी, हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं गुड सुन पा इवनिंग रहा हूँ, सर। आप बताएं। मैंने कल मैडम परसों एक आपसे बात सेकेंड, की मैडम थी। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आप एक सेकेंड रुकेंगे, मुझे लगता है मेरा जो हेडफोन है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं उसे 1 मिनट कनेक्ट कर लूँ, मेरे को ना आसानी रहेगी आपकी बात सुनने में। ओके। कनेक्ट किया नहीं हुआ। हाँ जी, सर मेरी आपसे ना परसों बात हुई थी, तो आपने बताया था कि 376 लगेगा और मेंटेनेंस का लगेगा हाँ मेल। आप तो जयपुर से बात कर रही है ना मैडम। जी नहीं जी मैडम, सर। आप याद करो, मैंने आपको मना किया था, मैंने कहा था कि अगर आप मेंटेनेंस क्लेम करेंगी तो आपको डाइवोर्स, आपको मैरिज एडमिट करनी पड़ेगी। अच्छा आप शायद थोड़ा गलत समझ बैठे। देखो, मैंने अच्छा। आपको ये कहा था कि कानून ये कहता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यदि हम्म। उसकी किसी से शादी हुई है जी। और अपने साथी के जीवित रहते हुए वो दूसरी शादी कर लेता है, तो वो वैलिड नहीं मानी जाती, कानून ये कहता है।
आप मेरी बात ध्यान से अच्छा। सुनना दोबारा, समझे? जी सर, और तो सिर्फ आपने बच्चों मुझे को ये भी नहीं कहा था, मिलेगा? मैडम मैंने ये नहीं कहा, आप पहले मेरी बात जी। सुनो पूरी प्लीज, जी। ध्यान से सुनो। जी। नहीं फिर क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा मैंने गलत सलाह दे दी, नहीं। ठीक है ना? तो आपकी शादी वैलिड जी। नहीं है, लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 125 ये कहता है कि चाहे तो वो जायज औलाद हो या फिर नाजायज औलाद हो। देखो आप मैडम प्लीज अपने मन के ऊपर मत लेना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके बच्चों को गलत बोल रहा हूं, मैं जो लॉ है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि देखो आपकी शादी अगर वैलिड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नाजायज काउंट होंगे, नहीं। लेकिन जो आपके बच्चे जो होंगे ना, उनको जी। उनका अधिकार देने का अधिकार, उनको उनका अधिकार लेने के लिए जो कोर्ट ने पावर दिया वो सीआरपीसी 125 में दे रखी है। तो आपके जी। बच्चे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जी सर। ठीक है? लेकिन मैंने आपको ये सलाह दी थी कि अगर आप चाहें तो अपनी शादी को खारिज करवाने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और एक पुलिस स्टेशन के समक्ष आपने कहा था कि आपके जो इन लॉज का घर था वो ओखला में था, पता है ना? जी। जी सर। तो मैंने कहा था कि ओखला पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी, जिसके अंदर आपने, आपके साथ फर्स्ट टाइम जब ये ऑफेंस कारित हुआ, जब जी सर। आपने कहा आपकी बिना मर्जी के रेप हुआ, जी। जी सर। ठीक है ना, उसे हम रेप काउंट करते हैं बेसिकली आपके लिए, चाहे वो फिजिकल रिलेशन क्यों ना रहा हो। तो वो वहां से वो ऑफेंस मेड आउट होता है, और फिर उसने झूठ बोला पेरेंट्स को लेके गए, ये सब चीजें आप उसमें लिखना, फिर उसके ऊपर जी। एफआईआर होगी। मैंने ये कहा था मेंटेनेंस क्लेम आप बच्चों का करा सकते हैं, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, अच्छा। ठीक है ना? ठीक है वो सर, फिर क्योंकि मैं बात गलत कोर्ट हो गई। जाती। जी जी सर, कोर्ट क्योंकि मैं गए थे, कोर्ट हाँ गई बताओ थी। बताओ बताओ, बिल्कुल कल नहीं, फिर तो गड़बड़। मैं कल कोर्ट गई थी, तो उन्होंने वही कहा कि क्रिमिनल केस डलेगा और हम्म। मेंटेनेंस केस डलेगा, तो फिर ये और किसने इसके कहा लिए आपको कोर्ट में मैडम? सर वो सरकारी वकील के लिए मैं गई थी ना, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट वकील पूछा तो वो मैडम फीस मैं ज्यादा बता समझ रहे थे। गया, आप सरकारी वकील साहब के पास गए थे, जी। तो साउथ ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट में गए थे, साउथ में गए थे? साउथ ईस्ट सर। चलो वहां के वकीलों को तो मैं नहीं जानता, साउथ वालों को तो जानता, मैं उन्हें बता देता, फिर उनसे बात करता भाई तुमने ये बात क्यों बोली। कोई बात नहीं, हम्म। चलो ठीक है ना। तो हम्म। मेंटेनेंस क्लेम आप कर सकते हो, उसमें मैंने मना नहीं किया, जी। लेकिन आपको अपनी शादी नल एंड वॉइड घोषित करानी पड़ेगी, अच्छा। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा अभी भी सर कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, यही चीज पूछना था, जैसे क्रिमिनल केस के लिए वो बोल देते हैं, तो क्रिमिनल केस में ये 376 लगेगा या फिर वो मतलब वैलिड नहीं है? मैडम डेफिनेटली 376 लगेगा। अच्छा। अब मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा डिस्कशन करके बताता हूँ। कल मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था, तो वहां पर एक लड़की थी, जी जैसा आपके साथ मैडम इंसिडेंट है वो मेरे साथ है, मतलब मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ, मैंने कोर्ट के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। एक लड़की थी, उसका मतलब अफेयर था लड़के के साथ में, ठीक है? जी लड़का सर। मुस्लिम, लड़की हिंदू। जी सर। लड़के ने उसको प्रॉमिस किया शादी का, उस फिजिकल रिलेशन हुए दोनों के। अच्छा, जिस टाइम ये रिलेशन मेंटेन हुआ उस टाइम पे लड़की थी 14.5 साल की। जी। लेकिन जब उस लड़के ने शादी के लिए मना करा, उनका रिलेशन थोड़ा लंबा हो गया था, तो वो लड़की हो गई 19 या 20 साल, 19, साढ़े 19 साल की थी। ये कोर्ट जी की सर। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, है ना? और वहां पर जी क्या सर। हुआ मैडम, अब वो एफआईआर क्वैश कराने आई, लड़का जेल के अंदर है क्योंकि उसने कंप्लेंट करा दी, उसमें पॉक्सो लग गई। मैंने आपसे उस दिन पूछा था ना कि आपकी उम्र कितनी थी, आपने कहा 19 साल, तो मैंने कहा रेप जी लगेगा, सर। पॉक्सो नहीं लगेगी, याद होगा आपको। जी सर। जी सर। तो उस लड़की पे, उस लड़की ने जो कंप्लेंट की वो 14.5 साल की थी, तो इसलिए उस पर पॉक्सो भी लग गई। अब वो जी सर। लड़की कोर्ट में आके कह रही जी इसकी जमानत ग्रांट कर दो और मैं इससे शादी करने के लिए राजी हूँ, ये भी मुझसे शादी करने के लिए। कोर्ट ने मना कर दिया, जी हम नहीं दे सकते आपको बिल्कुल जमानत, तो आपको कंप्लेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। तो 5.5 जी साल सर। बाद एफआईआर हुई थी। तो आप अच्छा। समझ रहे हैं ना, गलत तो गलत है, क्रिमिनल में कभी भी एफआईआर हो सकती है। जी कुछ सर, क्योंकि मैं लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस को यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपका केस जो वो लिमिटेशन बाहर नहीं है, ठीक है? जी सर। हाँ। ठीक है तो आप एक सर, थैंक स्ट्रॉन्ग सी कंप्लेंट लिखें, और अगर आपको यू। जी। खर्चा चाहिए बच्चों के बेहाफ पे खर्चा डालें, खर्चे की पिटीशन डालें साउथ ईस्ट कोर्ट में, वो साउथ ईस्ट में लग जाएगी आपकी खर्चे की, जी। है ना? ठीक, क्योंकि आप वही साउथ ईस्ट प्रॉब्लम आ में। रही है, ऐसे ही वही एक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो इसके लिए केस फाइल करने के लिए मेंटेनेंस मतलब सीआरपीसी के लिए, तो वो जो मेरे मकान मालकिन है वो बिजली बिल दे नहीं रहे, ताकि एफिडेविट बन क्या नहीं दे सके रहे? कि नहीं अरे मैडम कोई जरूरत नहीं है, क्या बिजली के बिल की जरूरत है, ऐसे ही लगा दो। सर वो मांग रहे हैं प्रूफ के लिए। मैंने क्या मैं तो रेंट एग्रीमेंट वो बनवा लो ऐसे ही।
सर नहीं, तो रेंट एग्रीमेंट के लिए बिजली बिल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नहीं दे रहे हैं। नहीं, और ऐसा तो नहीं है। आप एक काम करो, आप पिटीशन फाइल कर दो बिना रेंट एग्रीमेंट के, कहना जी जब कोर्ट मांगेगी मैं दे दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो सर वो कर ही अब नहीं रहे हैं, आप, कह रहे हैं, नहीं पहले लेकर आओ, तभी आपको वकील मिलेगा और फिर उसके बाद आगे सारी चीजें होंगी। वो समझ गया, वो फ्रंट ऑफिस में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो जी फ्रंट जी ऑफिस जी। है, कोर्ट नंबर 6 के पास में, वहां पर आपको जो वकील साहिबान बैठे होंगे आज, चाहे लड़का या लेडी जो भी जी होंगे, उन्होंने ये सलाह दी होगी। बात तो उन्होंने कहीं तक सही की है, जी। ठीक है ना? क्योंकि वो बेसिकली, आपका आधार कार्ड कौन से एड्रेस का है? सर मेरा वसंत विहार का है, उस पे मैं 5 साल से नहीं रहती हूँ। तो एक काम करो ना, आधार कार्ड अपडेट करा लो। तो सर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भी वो चाहिए था, मतलब ये तो मैडम बिजली थोड़ा बिल चाहिए। सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अपने किराए मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर लो ना, किराया नहीं देते क्या? मैं तुम्हें सर रेंट मैंने एग्रीमेंट बना बहुत लो। बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि बच्चे का एडमिशन भी करवाना है और हाँ। मोदी की तरफ से सिलेंडर मिल रहा है तो उसके लिए भी बिजली बिल चाहिए, तो मना कर रहे हैं। अलग अलग उन्होंने बहाने निकाल, मतलब कह दिया कि हम घर तोड़ेंगे तो हम्म। खाली करना होगा, क्योंकि अभी सडनली मतलब हस्बैंड छोड़ के गए ना, सास ससुर सब, तो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं केस के लिए मैं उनसे मांग रही हूँ, तो इसीलिए शायद नहीं दे रहे हैं। तो मैडम एक काम करो, एक एफिडेविट बना लो। रेंट जी एग्रीमेंट मत बनाओ, एक एफिडेविट बना लो। उन अपने वकील साहब को कल बोलना, जो आज मिले थे, पता नहीं कल वो जी ड्यूटी पे होंगे नहीं होंगे। आप उनको जाके बोलो जी मैं एक एफिडेविट बना के दे रही हूँ, मैं फलाने फलाने एड्रेस पे दे रह रही हूँ, लेकिन मेरे मकान मालिक ने मुझे रिगार्डिंग माय रेजिडेंस कि मैं वहां पर रहती हूँ, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई मुझे पेपर नहीं दिया है, और मैं अपना जी एफिडेविट दे रही हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, इतने टाइम से रहती हूँ, और जो मैं कह रही हूँ वो सही है। वो उस एफिडेविट को बना के दोगे, वो वहीं फाइल हो जाएगा, वहीं वो लग जाएगा, फिर आपको वकील साहब मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है? सर मेरी अगर बात ये ध्यान फिर रखना भी मैडम। आप सर अगर अगर किसी फिर भी वो वकील, मना करते हैं, अगर फिर भी वो मना करते हैं कि नहीं बिजली बिल चाहिए प्रूफ के लिए। एकता मिश्रा मैडम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ यस जी। सर, यस सर, मैं सुन रही हूँ। मैडम एक काम करो, इनको ना हमारे एनजीओ की तरफ से ना एक लेटर बना के दे दो, हमारे लेटर हेड पे, वो वहाँ वकील साहब मिल जाएंगे। जी जी ठीक है, ओके सर। ठीक है मैडम, तो इनसे अपने, ठीक। हमारी जो मैडम है, इनसे आप कांटेक्ट करना, ये आपको लेटर हेड पे लिख के दिलवा देंगे हमारे एनजीओ से। वो जब आप वहाँ लेके जाओगे ना, क्योंकि हमारी भी वहाँ ड्यूटी लगती थी, हमें पता है वहाँ जी कैसे काम होता है, तो उस पे जी लेके जाना, अपना एड्रेस लिखवा लेना उसके ऊपर कि मैं फलाने फलाने एड्रेस पे रहती हूँ, मेरा ये आधार कार्ड है, 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। ठीक है जी ना? तो वो लेटर लिख देंगे। ये रिकमेंड करेंगे कि इनको एलएसी प्रोवाइड कराए जाए, जो सरकारी वकील है ना उसे एलएसी कहा जाता है, ठीक है? जी लीगल एड जी काउंसिल। जी सर। वो आपको मिल जाएंगे, और बड़ी संजीदगी से केस बनवाना, कि अपनी कंप्लेंट को 10 बार पढ़ना कम से कम मैडम, कुछ भी जी छूटना सर। नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो, जो जी आप सर। उसमें लिखोगे ना, वही आपका केस होगा। जी सर। और बिल्कुल भी घबराना मत किसी भी स्टेज पे, ठीक है ना? ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, वेलकम। जी, किसी हमारे और साथी का कोई प्रश्न है? जी, मेरा है एक। बताएं। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार मैडम आपका। कल एक केस नया आया है, उनका ये कुरुक्षेत्र से मैडम है। आपकी ना, मैडम सो सॉरी, आपकी ना आवाज गूंज रही है, अगर हो सके तो आप, हेलो। हाँ जी बताएं, आपकी आवाज गूंज रही है, आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, स्पीकर पे ही कर रही नहीं हूँ। मैडम, स्पीकर हटा के बात करो। ओके, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताएं। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, काफी हद तक ठीक है जी। और ये केस आया है पेमा कुरुक्षेत्र से। ये लड़की है 36 नहीं मैडम, सॉरी मैडम, मेरे को ना आपकी आधी आवाज समझ आ रही है, आधी आई नहीं रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है हाँ हमें। अब ठीक है, अब नहीं, अब ठीक आई आपकी काफी आवाज, अब ठीक हो गई। हाँ, तो ये लेडी जो है ये पेमा कुरुक्षेत्र में है, 36 ईयर्स की है। इनकी कहाँ की शादी है? कुरुक्षेत्र। हाँ ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है ना, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। जी और जी बताएं। इनकी शादी को 10 साल हो गए। 2 बच्चे ठीक हैं, है। एक बेटा एक बेटी है, 8 साल की और 6 साल की। ठीक है। और इन लॉज जो है वो कनाडा में है। अब उनका मतलब इस लेडी का हस्बैंड जो है वो भी कनाडा जा सॉरी रहा है। मैडम, आपने क्या कहा? इन लॉज कनाडा में, ठीक है, फिर?
इन लॉज कह रहे हैं, ये लेडी अभी अपने हस्बैंड के साथ अपने खुद के घर में कुरुक्षेत्र में रहती है, ठीक है। अब हस्बैंड जो है वो भी जा रहा है, उसने अपना पासपोर्ट जमा कर दिए है वीजा के लिए सारा कुछ। अब वो जो है 10 साल से डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, और वो इसको धमकी दे रहा है, ना तो उसको लड़की को घर आने दे रहा है और धमकी दे रहा है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैंने तुम्हें छोड़ना है, मैंने वहां जाके सेटल होना है, शादी करना है। तो लड़की के पेरेंट्स कल आए थे मेरे पास, तो वो ये बात कर रहे थे कि मैम हमें इस हालात में क्या करने चाहिए, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद तो फिर हमें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ रहते हुए हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? लेडी अभी हस्बैंड के साथ में ही है। लेडी अभी हस्बैंड के साथ रहती हैं? हाँ, अभी रहती है। ठीक है, और वो कुरुक्षेत्र में रहते हैं? हाँ, कुरुक्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सॉल्यूशन चाहिए कि आपके हस्बैंड का वीजा ना लगे। मतलब उसका डोमेस्टिक वायलेंस तो पिछले 10 साल से चल ही रहा है। मैडम आई एग्री, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग क्या कोई कभी कंप्लेंट या कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में? कुछ भी नहीं करा, ये अपना घर बचाने के चक्कर में एडजस्ट कर दे। ये मैडम, ये बड़ी परेशानी है। देखो, मैं आपकी बात समझ गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो इट मींस कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है। देखो, सामने वाला डिफेंस काउंसिल सबसे पहले ये प्ली लेगा, जी अगर आपके पेट में दर्द था तो आपने दवाई क्यों नहीं ली डॉक्टर के पास जाके? बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पास कानून में प्रोविजन है तो आपने क्यों नहीं? चलो, इवन आप यही कह देते कि जी मेरे को अपने हस्बैंड के ऊपर केस नहीं करना, या मैं नहीं चलाना चाहती अपने हस्बैंड को, मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली इजीली चलती रहे, स्मूथली हमारी लाइफ चलती रहे, मैं लेकिन कंप्लेंट तो कर देते हैं एटलीस्ट वुमेन सेल में। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इलाज है मेरे पास में, बहुत अच्छा इलाज है मैडम, आप नोटेड डाउन करें बस, लेकिन हाँ आपको जी, प्रूफ करना हाँ जी, पड़ेगा। कर रही हूँ। मैडम एक ना कंप्लेंट फाइल करो पुलिस स्टेशन में जहां पर आपके हस्बैंड रहते हैं, ओके। ठीक है। अब इन मैडम से एक चीज और कंफर्म करना कि क्या इनके पास आपके हस्बैंड का पासपोर्ट है, कॉपी उसकी, पासपोर्ट इन ओके। द सेंस कॉपी है इनके पास? ओके। अगर इनके पास कॉपी है तो आप उस पासपोर्ट की कॉपी को उसके साथ अनेक्स जरूर करें जो कंप्लेंट फाइल करेंगे। क्या करें, एक मिनट ये रिपीट कीजिएगा, ये नहीं समझ आया। कंप्लेंट के साथ अटैच करें, अनेक्स करते हैं उसे हम, अनेक्सर कहते हैं ना, अनेक्स करते हैं उसको, अच्छा। ठीक है। आप उसे हाँ। अनेक्स करें कि भाई ये उसके अंदर आप कंप्लेंट में लिखेंगे कि मैं फलाना फलाना, मेरी शादी इसके साथ हुई थी, मेरे इतने बच्चे, हम इन लॉज के साथ रहते थे, हमारे इन लॉज वहां चले गए, जो भी आपकी स्टोरी है हाँ पॉइंट जी। टू पॉइंट होनी चाहिए, स्टोरी बिल्कुल स्पेसिफाई होनी चाहिए, कुछ भी डबलिंग या ट्रिपलिंग में नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, हाँ जितना जी। हो सके कंप्लेंट छोटी लिखना, सटीक लिखना, ठीक है। और जी। फिर मेरे मेरे जो हस्बैंड है मुझे धमकी देते हैं, मैं तो अपने मम्मी पापा के पास कनाडा जा रहा हूँ और वहां पे जाके दूसरी शादी करूंगा, और मेरे को पूरी एप्रीहेंशन है कि अगर ये एक बार यहाँ से बाहर चले गए तो फिर ये दोबारा वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपने ये कंप्लेंट वहां दे दी, जी। इस कंप्लेंट की कॉपी वुमेन सेल में देना, ओके। ओके। ठीक है ना। इसको कॉपी टू करना, कॉपी टू का मतलब समझते हो? हाँ जी, हाँ जी, सीसी कर देना है। हाँ, तो आप इसको, नहीं सीसी तो कार्बन कॉपी को कहते हैं, कंप्लेंट, ओके। ठीक वुमेन है। से देना। हाँ, नहीं इसकी एक कॉपी जो है ना, सबसे पहले आप लिखते हैं हम, जैसे टू द एसएचओ सो एंड सो पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, कंप्लेंट सॉरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग द कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड एप्रीहेंशन ऑफ, ठीक है ना, ऐसे करके, या फिर हिंदी में जो भी आप लिखेंगे वो ठीक है। तो आप सबसे नीचे जब आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे कॉपी टू, ओके। उसके नीचे लिखेंगे सीरियल नंबर 1। अब वो कॉपी किस किस को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉपी को भेजना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ओके। दूसरे नाम पे लिखना सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। तीसरी लिखना, आप हरियाणा से है ना, तो तीसरी लिखना पंजाब एंड हरियाणा चीफ जस्टिस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है ना, ठीक है। और अब उसके बाद क्या करेंगे, उस चौथे नंबर पे उसको लिखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। जी। हिंदी में उसका नाम क्या है मैडम, वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होती है, याद नहीं है, तो आप देख लेना उसे गूगल करके क्या आता है उसका नाम, ठीक है। जी। क्योंकि देखो मैडम, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वीजा बनेगा ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको अप्रूव करेगी। हाँ जी, हाँ जी। जब आप वहां कंप्लेंट डाल दोगे ना तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, राइट। ठीक है ना। ठीक है। हाँ,
अब इसके बाद में जो आप ये कंप्लेंट भेज दोगे ना, ये सारी की सारी कॉपी टू करके आप भेज दो उनको, पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेज देना उसमें साथ में, तो उनका वीजा ही नहीं लगने देंगे वो। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, जब ये पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दे देंगे, इसके बाद इस कंप्लेंट की एक कंप्लेंट केस बनाएं और उसको कोर्ट में फाइल करें, महिला कोर्ट। ओके, ठीक है ना? और महिला कोर्ट में ये एप्लीकेशन दें कि जी इनके पासपोर्ट को सरेंडर कराया जाए कोर्ट के अंदर, नहीं तो ये छोड़ के भाग गया, इसे लाएगा कौन? ओके, ठीक है। अच्छा मैडम, एक काम और कर सकते हैं, 4 तो मैंने आपको एड्रेस बताए, 5वें एड्रेस पे आप लिख देना, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, एम्बेसी ऑफ कनाडा। कनाडा जाने की बात कर रहे हैं ना वो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो एम्बेसी ऑफ कनाडा के नाम से उसका एड्रेस गूगल पे ढूंढ लेना, वो दिल्ली में ही कहीं है। ओके, जब उनके पास भी वो लेटर पहुंच जाएगा ना, तो वो वैसे भी उसका वीजा नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब वीजा नहीं लगेगा तो दिल्ली से बाहर जा नहीं सकता। राइट, सिंपल फंडा है। ठीक है मैडम? ठीक है, ठीक है। लॉजिक समझ गए ना मैंने क्या कहा? जी हाँ जी, समझ गए, समझ बाकी अगर आपको देखो कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सेपरेट केस फाइल करने पड़ेंगे, वो एज पर एलिगेशन या एज पर कंप्लेंट आएगा, लेकिन उसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं और ये सफिशिएंट एक्शन होगा हमारी तरफ से, उसका वीजा नहीं लेगा, और अगर इनकेस लग भी गया होगा तो रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम, चलिए वेलकम जी। हमारे किसी और साथी का कोई सवाल है या फिर हम अब, नहीं तो हमें वेबिनार बंद करने की इजाजत आप सभी से लेनी होगी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अगर है तो इन शॉर्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी रूबी जी बताएं। हेलो रूबी जी, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए साथियों, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेकेंड वेबिनार में कल इसी समय हम आपको मिलेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, बाय, गुड नाइट।